हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर ज्ञान ज्योति चैनल पर स्वागत है। आज मैंने जो पिछले पार्ट में मैंने जो समास पढ़ाए थे, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, उसके आगे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ कर्मधारय समास। यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो कर्मधारय समास, तीसरा पार्ट क्या है? कर्मधारय समास। जिस समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है। किसी भी जो समासिक पद होता है उसमें पहला शब्द जिसमें विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष, मतलब उसकी विशेषता पहला पद बताता है। अथवा इसे उल्टा भी हो सकता है, मतलब दूसरा पद विशेषण होता है और प्रथम पद उसमें विशेष भी हो सकता है, दोनों तरफ से। जैसा लिखा है कमल नयन, ठीक है। क्या लिखा है? कमल नयन। कमल नयन मतलब जिसके नयन कमल के समान जिसके नयन है, ठीक है। नयन जिसके कैसे हैं? कमल के समान नयन, ठीक है। नयन अर्थात जिसके नेत्र कमल के समान है। प्रथम शब्द क्या है? विशेषण है। दूसरा शब्द नयन। नयन मीन्स क्या है? नयनों की विशेषता ये कमल के समान बताई जा रही है, ठीक है। नयनों की, आंखों की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण इसमें है कि दूसरा उदाहरण है चंद्रमुखी, ठीक। दूसरा देखते हैं जिससे नीलकमल, ठीक है। क्या बताया? नीलकमल। क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, क्या होगा? नीला है जो कमल, है ना, कमल। ये एक ही समान हो गए। अब दूसरा क्या है? जैसे लिखा है मृगलोचन। मृगलोचन, ठीक है। मृग के समान नयन, कैसे? हिरन के समान। मृग में मृग के समान लोचन, ठीक है, मतलब नयन, ठीक है ना। तो वही है कि प्रथम पद दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, जो प्रथम पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, या उत्तर पद प्रथम पद की विशेषता बताता है, ठीक है। यही दोनों, इनमें जो भी कोई भी विशेषता बताई जाती है जिस समास में, तो वो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं द्विंग समास, जिसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, होता है। जैसे क्या होता है? अष्टाध्यायी, ठीक है। क्या होता है? अष्टाध्यायी आप लोगों को पता होगा, एक वो है, ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अर्थात क्या है? 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। और आप क्या बोल सकते हो इससे? जैसे नवग्रह है ना, नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, ग्रहों का समूह। सीधी सी बात है इसमें, जहाँ पर संख्यावाचक कोई भी अष्टाध्यायी, नवग्रह, त्रिमुखी, त्रिभुवन, जो भी ऐसे शब्द संख्यावाचक बोले जाते हैं तो वहाँ पर द्विंग समास होता है, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स तो आप लोगों को पता ही चला होगा। द्वंद्व मीन्स क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध या विपरीतार्थक, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द। द्वंद्व मीन्स अर्थात दो शब्द, इसका क्या परिभाषा होगी? दो शब्द
जिनका, ठीक है, उन दो शब्दों से बनता है दोनों शब्द जो हैं, दो शब्द आपस में समान रूप से प्रधान हो। दोनों शब्द जो होते हैं आपस में प्रधान होते हैं, प्रधान रूप से होते हैं, ठीक है, होते हैं वो, ये जो शब्द हैं ये वाले साइन से जुड़े होते हैं, ठीक है, बीच में डैश होता है, चिन्ह से ये जो है जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं चिन्ह से। जैसे देखिए, जैसे क्या लिखा है, दिन और रात, ठीक, एक साथ बोलते हैं ना, दिन रात। तो ये डैश लगा देते हैं। जहाँ पर ये डैश लगा हो, से माता पिता बोलते हैं, माता पिता, अर्थात विरोधी शब्द होते हैं, ठीक है ना। दिन का उल्टा क्या होता है, रात, माता का उल्टा पिता। इसी तरह से भाई बहन, अपना पराया, ऊंच नीच, ये जो डैश वाले शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। इसका मेन चिन्ह आप ये याद रखिए, ये डैश लगाना, ठीक है ना। द्वंद्व समास अर्थात विपरीतार्थक होते हैं, दोनों प्रधान हैं। इसमें कोई किसी की ना विशेषता बता रहा, ना कोई प्रथम है, ना कोई उत्तर पद है, दोनों ही प्रधान है, दोनों की आपस मतलब प्रधानता है आपस में, परंतु ये बीच में डैश लगा हुआ है तो क्या होगा, द्वंद्व समास, ठीक है ना। यह डैश से आप समझ जाओगे विपरीतार्थक शब्द जो है द्वंद्व समास है। अब नेक्स्ट है, आता है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी संज्ञा शब्द की विशेषता विशेषण की भांति होती है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें क्या होता है, किसी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, सभी शब्द बराबर हों, प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता है, और समस्त पद जो होते हैं वो किसी एक संज्ञा की, ठीक है ना, किसी सभी पद किसी संज्ञा की विशेषता, संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषता बताते हैं। जैसे जैसे उदाहरण से आप समझोगे, जैसे क्या लिखा है, घनश्याम, ठीक है, घनश्याम नाम सुनकर ही आपको क्या लगता है, श्री कृष्ण जी, है ना। घनश्याम, उनको क्या बताया गया, दोनों शब्द कोई प्रधान नहीं है इसमें, घनश्याम मतलब बादलों के घन के समान या बादलों के समान। कौन है, श्री कृष्ण, श्याम मीन्स श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण। बताया गया लंबोदर, लंबोदर बोला गया ना, लंबोदर, ठीक है, तो क्या इसका मतलब है, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, मतलब जो कोई भी है क्या है, उसका उधर है, किसका लंबा उधर होता है, गणेश जी का, ठीक है। तो अर्थात ये एक संज्ञा शब्द, जो भी जो पद होते हैं सारे इसमें क्या है, संज्ञा एक, अर्थात गणेश जी की विशेषता बता रहे हैं। पंचानन बोलते हैं हम लोग, है ना, नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ बोलते हैं, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। अब देखिए द्विंग, ये जो द्विंग समास है, द्विंग समास और बहुव्रीहि समास, इसमें क्या है, द्विंग समास में जो होगा
द्विंग समास जो होता है इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, पहला पद इसमें क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा हमेशा। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी एक संज्ञा की विशेषता बताते। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। ठीक है, उसमें जो संज्ञा होती है वो छिपी होती है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, है ना। तो ये इसमें अंतर है बहुव्रीहि। और इसमें कुछ ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ऐसा है कि यदि ये संख्यावाचक है तो समझ लो क्या है ये बहुव्रीहि। प्रथम पद इसमें संख्यावाचक होगा। और जो बहुव्रीहि समास है उसमें किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, किसी एक संज्ञा की विशेषता अर्थात किसी भी भगवान की विशेषता अधिकतर बताई जाती है। चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी हैं, तो अगर उसका हमने आगे नाम लिखा है तो क्या हो जाएगा, विष्णु, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और अगर लिख देंगे कि 4 भुजाएं हैं तो फिर सिर्फ ये द्विंग समास हो जाएगा। 4 भुजाओं का समूह हो जाएगा द्विंग समास। और अगर हम इसका ऐसे वो करते हैं कि 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। ठीक, अब हम आपको बताएंगे, मैंने बताया था ना कि हम आपको बताएंगे संधि और समास में अंतर। ठीक है, संधि क्या होती है, देखिए अब आप लोगों को ये समास जो है मेरे विचार से आ ही गए होंगे। यदि ना समझ में आया हो तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। वैसे मैंने एक एक सबका डिस्क्रिप्शन ठीक से दे दिया है, सबको ठीक से डिफाइन कर दिया है। संधि और समास में अंतर क्या होता है। संधि जो होती है, दो शब्दों के बीच जो दो ध्वनियाँ होती है, अर्थात स्वर या व्यंजन, जो एक एक अक्षरों का जो हम जोड़ते हैं, जैसे लिखा है अभी बता रहे हैं। जैसे संधि में क्या करते हैं हम, जैसे हमने बताया था ना, सार प्लस अंश। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा सारांश। ठीक, और समास में क्या था, क्या जोड़ते हैं हम, जैसे लिखा है यथा प्लस शक्ति। ठीक है, यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति होती है, मतलब ये लिखा हुआ है यथाशक्ति। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार। अब इसमें आप देखिएगा कि हमने सिर्फ इन स्वरों को जोड़ा, मतलब सिर्फ ध्वनियों के बीच जो वर्ण हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, संधि में वर्णों के बीच, ठीक है, वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल या ध्वनियों के मेल से, ठीक है, ध्वनियों के मेल को जोड़ते हैं। ठीक है, को जोड़कर शब्द बनाते हैं ना, कर नया शब्द बनता है ना, नया शब्द बनता है। और समास में दो शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द का निर्माण। ठीक है, नया शब्द जिसका अर्थ परिवर्तित होता है ना, नया होता है। ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए कि मैंने आप लोगों को इस तरीके से मैंने ये एक जोड़कर मैंने आप लोगों को मेल करके भी बता दिया। सार प्लस अंश इज इक्वल टू सारांश, और यथा प्लस शक्ति यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधियों में सिर्फ वर्णों का मेल होता है ना, ध्वनियों का मेल करके उन्हीं दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं, और इसमें दो अलग अलग नए शब्द जोड़ करके इसका अर्थ पूरा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दोनों शब्दों के अनुसार। तो मेरे विचार से
आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यदि ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कृपया करके कमेंट कर दिया करें तो मुझे भी पता चले कि मैंने क्या पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ हम अपने इस